हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेक्चर थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डार्क रिएक्शन या वी कैन से बायोसिंथेटिक फेस, जिसे हम इन अदर टर्म्स इसे कहते हैं, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ सेकंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डार्क रिएक्शन है, इसकी लोकेशन आप लिख लीजिए। अगर जो आपने रजिस्टर ऑफ पेन लेकर अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहली हेडिंग बनाइए डार्क रिएक्शन। आपको याद रखना है इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के बारे में मैं फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। सेकेंड, आपको याद रखना है कि इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस स्टेप डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, हैंस कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेस। इसलिए हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं है। ये इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन के दौरान जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच, उस पर डिपेंड है। डेट्स वाई हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाई दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। तो आपको याद रखना है बिकॉज इन दिस फेज CO2 फिक्सेशन और रिडक्शन अकर्स टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। डेट्स वाई इसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन होकर जो CO2 से ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, डेट्स वाई हम इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। अंडरस्टैंड। आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, डेट इज ATP एंड NADPH, आर यूटिलाइज इन दिस फेज। अंडरस्टैंड। दैट्स वाई इट्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। और आपको याद रखना है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मैकेनिज्म की हेल्प से CO2 का फिक्सेशन करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज C3 पाथवे, सेकंड C4 पाथवे एंड थर्ड कैम्प पाथवे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डार्क रिएक्शन इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केल्विन साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो आपने एडिंग बनाई है द केल्विन साइकिल, उसमें आपको याद रखना है कि पहले एक साइंटिस्ट का नाम लिखना है, मेल्विन केल्विन। आपको याद रखना है कि वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मीन्स डिस्कवर्ड किया था कि CO2 का जो फिक्सेशन जब होता है तो उससे बनने वाला जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट या कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर इन शॉर्ट 3PGA कहते हैं। इसलिए हम इसको C3 साइकिल या C3 पाथवे कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम मेल्विन केल्विन था, इन्होंने एक एलजी क्लोरेला और रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 की हेल्प से इसको डिस्कवर किया था। एक्चुअल में जो मेल्विन केल्विन है और उनके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने इस पाथवे को जब ट्रेस किया तो उन्होंने देखा कि जो केल्विन साइकिल है वो एक्चुअल में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप रिडक्शन एंड थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। केल्विन साइकिल के बारे में बात करेंगे। दरअसल केल्विन साइकिल, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका सेकेंड मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के दौरान CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, और वो 3 स्टेप ये है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन एंड थर्ड रीजनरेशन। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, आपको उसकी हेडिंग बनानी है। ये वो स्टेप है जो ये डिटरमाइन करेगा कि केल्विन साइकिल आगे रन अप होगी या नहीं। ऐसा क्यों? कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप को इतना इम्पोर्टेंट स्टेप क्यों माना गया है कि केल्विन साइकिल विल नॉट अकर और अकर इन स्ट्रोमा। एक्चुअल में जो नीचे मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, उसमें एक एंजाइम को रिप्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है रूबिस्को। आपको याद रखना है ये जो एंजाइम है, ये अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रूबिस्को की एक खास बात है कि ये एंजाइम डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हम इसकी एक्सपेंड फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म आपको लिख लेनी है, राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पर जो इसका सफिक्स है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये
ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को फिक्स करने के लिए कैपेबल है। यही वो कारण है जिसकी वजह से जो स्ट्रोमा के अंदर विच टाइप ऑफ साइकिल विल बी रन और नॉट, तो ये डिपेंड करता है रुबिस्को की एक्टिविटी पर। आप वो कैसे देखिए ज़रा, जब हम रुबिस्को एक्चुअल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को फिक्स कर सकता है विद आर यू बी पी। फॉर एग्जाम्पल, जब आर यू बी पी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो रुबिस्को उस समय ऑक्सीजनेज कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर आर यू बी पी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड बनेंगे वो हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सिमिलरली, जब आर यू बी पी CO2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो यहाँ पर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर एसोसिएट किया जा रहा है आर यू बी पी के साथ। तो जब वहाँ पर आर यू बी पी की बाइंडिंग होती है CO2 के साथ, तो एज ए रिजल्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है, अगर जो यहाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है तो साइकिल जो है वो फोटो रेस्पायरेशन को फेवर करेगी, और अगर जो सिंपल ग्लिसरेट एंजाइम बनता है तो हमेशा याद रखना है कि केल्विन साइकिल प्रमोट होगी। दैट्स वाई रुबिस्को डिटरमाइन द साइकिल विल स्टार्ट और नॉट, मीन्स केल्विन साइकिल का जो डिटर्मिनेशन है इट इज डिटरमाइन बाय रुबिस्को एंजाइम। अब ऐसा क्यों? क्या रुबिस्को एक्सटर्नल फैक्टर में इस किस पर ज़्यादा डिपेंड है? तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो रुबिस्को की एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, अगर जो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इन दोनों में से किसी का भी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो एज ए रिजल्ट जो रुबिस्को है विल बी अफेक्ट। आपको याद रखना है कि स्ट्रोमा, जिसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो स्ट्रोमा में जब ऑक्सीजन कंटेंट हाई होता है तो एज ए रिजल्ट जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स ना करके ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और बाई प्रोडक्ट ग्लिसरेट बनता है। सिमिलरली, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट या अमाउंट हाई होगा स्ट्रोमा में, तो एज ए रिजल्ट जो हमारा रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा आर यू बी पी के साथ और केल्विन साइकिल विल रन अप। I hope you understand कि why carboxylation step is most important to determine which type of cycle occurs in stroma. Next, अब याद रखना है कि कार्बोक्सिलेशन के दौरान आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉर CO2 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आप देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड वाटर, उसको बाइंड करके मीन्स रिसीव करके उसको कन्वर्ट कर देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। ये एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है। इस एसिड की जो फॉर्मेशन है दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, इसलिए हम इसे C3 साइकिल या C3 पाथवे भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन वो स्टेप है जहाँ पर लाइट रिएक्शन के दौरान बने हुए प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन के दौरान फॉर्म्ड हुए थे वो इस स्टेप में कंज्यूम्ड होंगे। अब रिडक्शन में ATP फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है और NADPH रिड्यूस या रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो एज ए रिजल्ट जब ATP कंज्यूम्ड होगा तो ATP की फॉर्मेशन होगी, और NADP जब कंज्यूम्ड होगा तो NADP प्लस की फॉर्मेशन होगी, और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे फॉर लाइट रिएक्शन। अब इनको लाइट रिएक्शन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज ये रॉ मटेरियल है जहाँ पर फर्दर इनको कन्वर्ट किया जाएगा फॉर ATP एंड NADPH। नाउ एज ए रिजल्ट ट्रायोस फॉस्फेट विल बी फॉर्म,
जो फर्दर मॉडिफाइड होकर सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द एक्चुअल लार्जर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नाउ ट्रायस फॉस्फेट का रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपको याद रखना है कि इस स्टेप में सिर्फ फॉस्फोराइलेशन होता है। दैट मीन्स एटीपी कंज्यूम्ड होता है एंड कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एडीपी एंड एज ए रिजल्ट राइबोलोज मीन्स अगेन जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉर CO2 विल बी जनरेटेड। मीन्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फॉर्म्ड होगा इस स्टेप के दौरान, क्योंकि ये जो साइकिल है इसे कंटिन्यू करने के लिए राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मीन्स जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी फॉर्मेशन होना जरूरी है। डेट्स वाई इसको हम रीजनरेशन स्टेप कहते हैं। और इस स्टेप में इन्वॉल्व होने वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी कंज्यूम्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से एक नेट इक्वेशन आपसे पूछता है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे कि नेट इक्वेशन ऑफ या नेट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल। Now we will discuss about the net reaction of Kelvin cycle. तो उस नेट रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक प्रोसेस एक स्टेप को समझना ज़रूरी है जो केल्विन साइकिल के दौरान होता है। वो स्टेप है रिडक्शन स्टेप। दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। ये स्टेप इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो स्टेप है जहाँ पर हमारे लाइट रिएक्शन के दौरान बने हुए प्रोडक्ट यूटिलाइज होते हैं। दैट इज़ ATP एंड NADPH। तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में रिडक्शन स्टेप में जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो एज अ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है और उससे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो है ट्रायोस फॉस्फेट। अब इस रिएक्शन के बिटवीन क्या क्या होता है वो हमें समझना है, जिसके लिए मैंने नीचे एक पूरी रिएक्शन रिप्रेजेंट की है जिसको आप बेटरली समझ सकेंगे। तो सबसे पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट, आई होप आप समझ गए होंगे हम ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड कार्बन है उस थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप एसोसिएट है। डेट्स वाई हम इसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। जब यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन होता है मीन्स ATP कंज्यूम्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये वो एंजाइम है जो ATP का डीफॉस्फोराइलेशन करता है मीन्स ATP को ADP में कन्वर्ट करता है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो उस दौरान 1,3-बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। अब इसे 1,3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप एसोसिएट हो चुका है, इसलिए हम इसे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड बना है ये नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा मीन्स रिडक्शन प्रोसेस मीन्स NADPH जिस पर वर्क करता है वो ये कंपाउंड है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो एग्ज़ाम में अगर जो कोई आपसे पूछता है कि जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उस दौरान जो NADP मीन्स ग्लिसरा एल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो किस पर वर्क करता है, तो आपको याद रखना है कि वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट पर वर्क नहीं करता है, वो किस पर वर्क करता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट पर वर्क करता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NADPH एंड प्रोटॉन विल बी कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू NADP+। और उस दौरान इसमें भी डीफॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर फिर ट्रायोस फॉस्फेट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमर बनते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज कंपाउंड एंजाइम की प्रेजेंस में। आपको याद रखना है कि डी ग्लिसरा एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है एक्चुअल में ये इसको इन शॉर्ट GAP कहते हैं। तो डी ग्लिसरा एल्डिहाइड फॉस्फेट मीन्स GAP। और जो सेकेंड आइसोमर कंपाउंड है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको इन शॉर्ट DHAP कहते हैं। तो डेट्स वाई ये वो कंपाउंड है जो ट्रायोस फॉस्फेट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो आई होप ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना है
3 फॉस्फोग्लिसरेट से, तो इसकी फॉर्मेशन के दौरान जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ डज 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट. अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, द नेट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल. एक्चुअल में जो नेट रिएक्शन है केल्विन साइकिल की, उसको समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है. वो हम प्रीवियस लेक्चर में या सेक्शन में स्टडी कर चुके हैं. तो दरअसल ध्यान रखना है कि जब हम नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसको ईजिली समझने के लिए हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है आपको याद रखना है सिंथेसिस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड स्टेप रीजनरेशन ऑफ RUBP को रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअल में जो हमारा केल्विन साइकिल है, जो हमारी केल्विन साइकिल है, आपको याद रखना है कि ये एक सिंगल टर्न में कंप्लीट नहीं होती. इसको कंप्लीट होने के लिए 6 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है. हाउ मेनी टर्न्स? 6 टर्न्स. तो आपको याद रखना है कि 6 टर्न्स के दौरान जो टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहाँ यूटिलाइज हुए हैं या फॉर्म्ड हुए हैं, उनकी फॉर्मेशन को ही हम नेट रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. तो डेट्स वाई जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप देख सकते हैं कि 6 CO2 यूज़ हो रहे हैं. ऑब्वियसली एक सिंगल CO2 से सिंगल मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है. डेट्स वाई वहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी. उस दौरान 12 ATP and 12 NADPH will be used. So I hope you will understand first step of Calvin cycle. Second step आपको याद रखना है कि इस दौरान 6 RUBP, बिकॉज एक सिंगल CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए RUBP की रिक्वायरमेंट होती है. सो हाउ मेनी RUBP विल बी फॉर्म्ड? 6 RUBP, एंड बाय यूजिंग आपको याद रखना है 6 ATP. That is the second step of Calvin cycle. नाउ जैसा मैंने आपको बताया, पहला स्टेप है ग्लूकोज सिंथेसिस. तो इस दौरान जो नेट रिएक्शन है वो आपके सामने है और आप आई होप समझ गए होंगे. सेकेंड इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करती है रीजनरेशन ऑफ RUBP. सो डैट जब हम इसका नेट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो ये 6 टर्न्स के लिए यहाँ पर दी गई है. तो आपको याद रखना है कि 6 टर्न्स के दौरान जो नेट रिएक्शन होती है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट है. तो आप समझ गए होंगे कि जो NCERT रिएक्शन है वो कैसे फॉर्म्ड हुई है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच.